हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स। मैंने 2023 और 24 के पेपर सोल्व करवा दिए। अब मैं इस बुक्स दृष्टि आईएएस की इससे मैं 2011 से 2022 तक के पेपर करवाऊंगा। मैं आपको आज पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। पॉलिटी के बाद में फिर मैं आपको इकोनॉमी के बाद में फिर मैं इतिहास क्रमबद्ध करवाऊंगा। मैं पूरा जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए वो मैं इसके दोबारा आपको सोल्व करवाऊंगा। मैं आपको दे रखा कि कौन सी ईयर, कौन से ऑब्जेक्ट से, कौन से जो पॉलिटी है उसके कौन से भाग से क्वेश्चन आया है। तो ये मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि 42वें संविधान 1976 में संविधान में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन ए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ऑप्शन बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, ऑप्शन सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ऑप्शन डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो उद्देश्य क्या है वो संविधान का भाग है, लेकिन संविधान से अलग होकर इसका कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये जो फंडामेंटल राइट है उनमें से जो क्वेश्चन आए उनके बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 क्लोज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं। ऑप्शन 2, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। ऑप्शन 3, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही सही नहीं है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। ऑप्शन 2, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा, केवल 2। बाकी ऑप्शन फर्स्ट गलत है, क्योंकि न्यायिक हिरासत में जो व्यक्ति है उससे मजिस्ट्रेट के बिना पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। ऑप्शन 2, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा केवल बी, क्योंकि कैदी कितना भी पर्याप्त आधार कर देते हैं, लेकिन अगर राज्य को नुकसान हो या किसी व्यक्ति को नुकसान हो तो वो पैरोल जाने से मना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान
जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेक अधिकार देता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो इसमें ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। तो इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित राइट है और अनुच्छेद 44 सिविल संहिता से संबंधित है। ऑप्शन 28 ये संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, 21। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी समता का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन 2 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन 3 मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही है एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, ऑप्शन बी अधिकार विशेष अधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ऑप्शन सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, ऑप्शन डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ऑप्शन ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ऑप्शन बी अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, ऑप्शन सी नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? ऑप्शन फर्स्ट मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, ऑप्शन 2 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन 3 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ऑप्शन 4 कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत है। अमूल कर्तव्य 2017 में पूछे गए सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों कथन सही नहीं है। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूल कर्तव्य।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। ऑप्शन टू, सामाजिक न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। ऑप्शन थ्री, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। ऑप्शन फोर, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित उत्तरों पर के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3 और 4 ऑप्शन सही है। जो सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा है वो नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है जिन्हें संविधान में शामिल किया गया है सवर्ण सिंह समिति की प्रशंसा के अनुसार। और ये जो संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 के तहत शामिल है। और वो 11 मूल कर्तव्य है, मैं बता देता हूँ। इसमें संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आधार करें। ऑप्शन स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। क्रम संख्या 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। क्रमबद्ध 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। क्रम संख्या 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के दोबारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रातिपाल्य के संरक्षक जैसा मामला उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने की संबंधी प्रावधान शामिल किया गया है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन ए, समता का अधिकार। ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी, स्वतंत्र का अधिकार। ऑप्शन डी, कल्याण की अवधारणा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इस राज्य की नीति के निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं। क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी, मूल अधिकार। ऑप्शन सी, उद्देशिका। ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। ऑप्शन 2, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ऑप्शन 3, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ऑप्शन ए, संविधान के उद्देशिका द्वारा। ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची द्वारा। ऑप्शन डी, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन फर्स्ट, विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंधन करते हैं। ऑप्शन 2, कार्यपालिका के कर्तव्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सम्मान कार्य का समान वेतन।
ऑप्शन बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन सी काम और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। क्वेश्चन, भारत की संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? ऑप्शन ए उद्देश्य का। ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी मूल अधिकार। ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन टू, इन तत्वों में अंतर्विशिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सिबल नहीं है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। भारत की संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में। ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन, भारत की संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए उद्देशिका और मूल अधिकार। ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत की संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन ए मूल अधिकार। ऑप्शन बी मूल कर्तव्य। ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। ऑप्शन टू, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ऑप्शन थ्री, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फोर, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपरोक्त में से कौन सी गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अब ये विधायिका से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2022 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा के अनन्य शक्ति या है? ऑप्शन फर्स्ट, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। ऑप्शन टू, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन थ्री, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, क्योंकि आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन और भारत के राष्ट्रपति में राज्यसभा की भूमिका होती है। क्वेश्चन, भारत की दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून भी निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यह कानून कोई समावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चय करना होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ये ट्रू कथन है वो सही है, जो कथन टू है वो सही है, बाकी जो कथन फर्स्ट है वो गलत है। क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होता है वो 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, वो 6 महीने से पहले ही हो सकता है। और जो निर्दलीय सदस्य है वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो सकता है, उससे पहले वो नहीं हो सकता। क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे।
यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ऑप्शन 3, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। ऑप्शन 4, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड, ये राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये गलत है। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत का ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। ऑप्शन 2, 1991 लोकसभा चुनाव में श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ऑप्शन 3, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बेशर्तें वे सभी निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हो वह हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर, ये तीनों गलत हैं, तीनों गलत कथन है। क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन ए, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी, सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है वह किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ऑप्शन 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है वो जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्भय हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। ऑप्शन 2, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन 3, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 3 सही है, बाकी कथन 2 गलत है। क्वेश्चन, राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन सी, सरकार को हटाने के विषय में। ऑप्शन डी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन में। तो हेलो साथियों, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। कैसा लगा मेरा ये यूट्यूब चैनल? आप मेरे चैनल में जो भी गलती है वो कमेंट्स करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए साथियों।